इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। असम को पीएम मोदी की मिली सौगात, 5,450 करोड़ की योजनाओं का मिला तोहफा। ब्रह्मपुत्री नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का पीएम ने किया शुभारंभ। कराईकल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया चुनाव प्रचार। अपनी सरकार की अमित शाह ने गिनवाई उपलब्धियां। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का उत्तराखंड दौरा। स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल गांधी लगातार बोल रहे झूठ। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। असम को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। उन्होंने लाचित घाट पर 5,450 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय असम को कैसे पाई पाई के लिए तरसा रखा जाता था। कांग्रेस के समय असम को टैक्स के हिस्से से रूप में सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए मिलते थे। अब बीजेपी सरकार में असम को कांग्रेस सरकार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा रुपए मिल रहे हैं। अगर मैं पिछले 11 वर्षों की बात करूं तो असम को तमाम विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। कांग्रेस सरकार के समय असम को कैसे पाई पाई के लिए तरस कर रखा जाता था, और वो आपको तो भली भांति याद होगा। कांग्रेस के समय असम को टैक्स के हिस्से के रूप में सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया मिलते थे। अब भाजपा सरकार में असम को कांग्रेस सरकार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा रुपये मिल रहे हैं। अगर मैं पिछले 11 वर्ष की बात करूं तो असम को तमाम विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। ये आंकड़ा आपको याद रहेगा। मैं जो आंकड़ा पुडुचेरी के कराईकल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के चुनाव प्रचार की जनसभा में शामिल हुए, जहां से अमित शाह ने अपने संबोधन के साथ चुनाव प्रचार की शुरुआत की। अमित शाह ने कहा कि इस विशाल सभा को करने के लिए हमारे 2 उद्देश्य हैं, जिसमें एक उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री मोदी और रंगास्वामी के नेतृत्व में डबल इंजन ने जो काम किया है उसकी रिपोर्ट कार्ड आपके सभी सामने रखी जाए। 5 साल पहले पुडुचेरी की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी और रंगास्वामी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाई थी। इस सरकार ने 3 काम किए हैं, जिसमें भ्रष्टाचार को समाप्त करना, पुडुचेरी को एक यूनियन टेरिटरी बनाना और यहाँ राजनीतिक स्थिरता लाना शामिल है। பாரதத்தை விஸ்வ குருவாக உலகின் குருவாக ஆக்கும் கனவை அவர் கண்டார்। मैं सबसे पहले पांडिचेरी की इस महान भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। இந்த மகத்தான புனிதமான புதுச்சேரி மண்ணிற்கு நான் தலைவணங்கி என்னுடைய உரையை நான் துவக்குகின்றேன்। मित्रों, सबसे पहले
विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक ऐसी तमिल भाषा में मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं. உலகத்தின் மிகவும் தொன்மையான மொழியான தமிழ் மொழியிலே என்னாலே இங்கே உரையாற்ற முடியவில்லை என்பதற்காக உங்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய உரையை நான் தொடர்கிறேன். आज ये विशाल सभा करने का दो उद्देश्य है, दो एम है. இந்த பரந்துபட்ட இந்த அவையிலே நான் வந்திருப்பதற்கு இரண்டு நோக்கங்கள் இருக்கின்றன. एक उद्देश्य है मोदी जी और रंगास्वामी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने जो काम किया है इसका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखना है. முதல் நோக்கம் என்னவென்றால் நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தலைமையிலும் இங்கே புதுச்சேரியின் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அவர்களுடைய தலைமையிலும் இத்தனை ஆண்டு காலம் என்ன நடந்திருக்கிறது என்பதற்கான பட்டியலை அறிக்கையை உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்க நான் வந்திருக்கிறேன். मित्रों, और दूसरा उद्देश्य है कि यूपीए इंडिया अलायंस जो थिया शक्ति है उसको बेनकाब करना है, उसका पर्दाफाश करना है. இரண்டாவது நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த இண்டி கூட்டணி இருக்கிறதே இவர்களுடைய தீய நோக்கம் அந்த திரையை கிழித்தெறியும் நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன். 5 साल पहले पांडिचेरी की जनता ने यहां मोदी जी के और रंगास्वामी जी के नेतृत्व में एक एनडीए सरकार बनाई. 5 ஆண்டுகள் முன்பாக இந்த இடத்திலே புதுச்சேரி மக்கள் மோடிஜி மேலும் ரங்கசாமி அவர்களின் தலைமையின் கீழே இங்கே என்டிஏ அரசை அமைத்து அளித்தார்கள். और ये सरकार ने 3 काम किए हैं. एक, यहां पर भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है. இங்கே இந்த என்டிஏ அரசாங்கம் 3 வேலைகளை செய்திருக்கிறது. ஒன்று, இங்கே ஊழலை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது. दूसरा, जो पहले कांग्रेस सरकार थी वो दिल्ली के उनके मालिकों का एटीएम बनाया था पांडिचेरी को. हमने पांडिचेरी को एक स्वायत्त यूटी बनाने का काम किया है. இரண்டாவது விஷயம் என்னவென்றால் முன்னர் இங்கே இருந்த காங்கிரஸ் அரசாங்கம் புதுச்சேரியை தில்லிக்கு அடிபொடியாக அடிமையாக ஆக்கி வைத்திருந்தது. ஆனால் என்டிஏ அரசாங்கமோ இங்கே சுயமாக விளங்கும் சுயமாக செயல்படும் ஒரு அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவளித்து அதை உருவாக்கி இருக்கிறது. भाइयों बहनों, और तीसरा काम किया है हमने पांडिचेरी में पॉलिटिकल स्थिरता लाने का काम किया है. மூன்றாவது பணியை நாங்கள் என்ன செய்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இங்கே புதுச்சேரியிலே அரசியல் நிலைத்தன்மை அரசியல் ஸ்திரத்தன்மையை நாங்கள் அமைத்தளித்திருக்கிறோம். आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देहरादून में स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए, जहां समारोह को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि हमें इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने 21वीं सदी के पहले 25 साल देखे हैं और आपको 21वीं सदी के अगले 25 साल भी देखने का मौका मिलेगा. आप विकसित भारत के कर्ता धर्ता हैं और चश्मदीद बनने जा रहे हैं. तो वहीं सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उनके मुंह से निकलने इन शब्दों को सार्थक करने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं. साथियों, जब हम आज के दिन इस बात का हमको विचार जरूर करना चाहिए कि आप सब लोग बहुत भाग्यशाली भी हैं. आप सब लोगों के को जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर मिला है जिसने 21वीं शताब्दी के प्रथम 25 वर्ष देखे हैं और जिसको
21वीं शताब्दी के अगले 25 वर्ष देखने का भी सौभाग्य मिलेगा। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जिसने अमृत काल का प्रथम 25 वर्ष देखा और वो अब अमृत काल में प्रवेश करके अगले 25 वर्ष में, यानी हम 100 साल की आजादी के पश्चात एक विकसित भारत में खड़े होने का हमको सौभाग्य मिलेगा और उसके कर्ता धर्ता भी और चश्मदीद गवाह आप रहने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। और इसीलिए मैं ये चाहूंगा कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ अपने आने वाले वर्षों में जो आपने शिक्षा हासिल की है उस शिक्षा का पूरा उपयोग करते हुए मानवता के लिए पूरी ताकत से लगें, ऐसा मैं आपसे निवेदन भी करता हूं और आशा भी रखता हूं कि आप इसको पूरा करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी विजनरी लीडरशिप में 2047 का विकसित भारत का सपना, उसके लिए जो बहुत बड़े कदम लिए गए हैं उन कदम का नतीजे हम अब देखने को हमको मिलता है। आज खुशी की बात है कि हमने पिछले 11 वर्षों में फ्रिजाइल 5 इकोनॉमी में से निकल करके आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में खड़े हैं और तीसरे लार्जेस्ट इकोनॉमी के दरवाजा खटखटा रहे हैं। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो फिर चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, फिर चाहे वो दुनिया की कोई भी इकोनॉमिक फोरम हो, उसका कहना है कि भारत की ग्रोथ इस साल भी और आगे भी 7.4% के माध्यम से ये आगे बढ़ेगी। ये हमारा ग्रोथ रेट रहेगा। तो इसलिए ये जब सारी इकोनॉमीज अपने आप को स्लो देख रही हैं तो वही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार के धाम से हम सब के लिए उनके मुंह से ये उद्घोष हुआ था, एक शिव रूपी शब्द उनके मुखार बिंदु से निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके श्रीमुख से निकले हुए ये शिवतुल्य शब्दों को सार्थक करने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं और बीते वर्षों में प्रत्येक सेक्टर में विशेष कार्य योजना बनाकर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे खाली होते पहाड़ पुनः आबाद होने लगे हैं। जो कभी गांव पलायन की पीड़ा झेल रहे थे, आज फिर से वहां रौनक लौट रही है। बहुत सारे ऐसे लोग देश दुनिया में जिन्होंने अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, वो अपने गांवों को पुनः लौट रहे हैं, अपने पैतृक स्थानों को वापस आ रहे हैं। और हाल ही में रिवर्स पलायन में लगभग 44% की वृद्धि दर्ज की गई है। आज प्रदेश के सड़क के क्षेत्र में उसके नेटवर्क में 2 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, वहीं बिजली उत्पादन में 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इसके साथ ही आज उत्तराखंड में रोपवे का नेटवर्क हो, रेल का नेटवर्क हो, यह भी अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इतना ही नहीं, आज हमारे राज्य ने किसानों की आय में वृद्धि करने में भी देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के अवसर में भी हम देश के अग्रणी राज्यों के रूप में हमारा स्थान बना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं। वे झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वे देशवासियों से कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत और अमेरिका के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें देश के हितों को सबसे ऊपर रखा गया है। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं और वीडियो से भी उनका झूठ साफ नजर आता है। झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की असफल कोशिश कर रहे हैं, देशवासियों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है उसमें देश के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। हमारे एमएसएमई, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे मछुआरे, सबके हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। राहुल गांधी बार बार सेब की बात कर रहे हैं। 5,50,000 मीट्रिक टन सेब हम आयात करते हैं, उसमें से सीमित बहुत छोटा कोटा, और वो भी किन शर्तों पर? न्यूनतम आयात मूल्य 80 रुपया किलो और उस पर 25 रुपया प्रति किलो शुल्क। मतलब लैंडिंग कास्ट ही 105 रुपया है। फिर किसानों का हित कैसे? अखरोट के मामले में भी लगातार गुमराह करने की कोशिश हो रही है। पहले से ही भारत 60,000 मीट्रिक टन अखरोट आयात करता रहा है, उसमें से केवल 13,000 का कोटा, सीमित कोटा दिया गया है। इससे किसानों का अहित कैसे होगा? सोयाबीन और मक्का, कॉर्न पर कोई भी रियायत नहीं दी गई है। राहुल गांधी का यह दावा कि कांग्रेस की सरकार के समय आयात के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, पूरी तरह से झूठ है। कांग्रेस शासन के दौरान भी 20 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों का आयात होता था। डेयरी उत्पाद भी आयात किए जाते थे। देश को जब जरूरत होती है, जिस चीज की कमी होती है, आयात किया जाता है। राहुल गांधी को देश को यह बताना चाहिए कि वो बेशर्मी से कब तक झूठ बोलते रहेंगे। किसानों को गुमराह करने की कब तक कोशिश करते रहेंगे। किसानों के साथ उनका ये व्यवहार बहुत दुखद है और उनकी झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर पल हर क्षण किसान और देश की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने किसान के कल्याण की अनेकों योजनाएं बना के उन्हें लागू कर किसान की जिंदगी बदली है और आगे भी किसानों के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए और आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए वे काम करते रहेंगे। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विकसित भारत 2047 बनाना हम सभी की सामूहिक प्रतिबद्धता है। उन्हें सभी से आह्वान किया कि हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्त होना है और सभी को देश सर्वोपरि की भावना से अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना है। वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, ये विकसित भारत के नए पंख देने वाले को दर्शाता है। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। भारत 2047 तक बनाने का हम सबका सामूहिक प्रतिबद्धता है, उसको फिर एक बार उजागर करता है। कल ही सेवा तीर्थ के उद्घाटन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिक देवो भव, कर्तव्यों की आधार सेवा तीर्थ का जो उद्घाटन किया, उस समय सभी को आह्वान दिया
कि हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति करनी है और सभी ने देश सर्वप्रथम की भावना से अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य कहा था, कर्तव्य समता है, कर्तव्य ममता है, कर्तव्य सार्वभौमिक है, कर्तव्य सर्वस्पर्शी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ठीक बजट को भी अगर आकलन करना है तो 3 ठोस कर्तव्य जो भारत को भविष्य के लिए तैयार करें, वह इस बजट 2026 का सोच दर्शाता है। माननीय निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, वो विकसित भारत को नए पंख देने के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है उसको दर्शाता है। जो 3 प्रमुख विषय इस बजट में देखने को मिलते हैं, एक आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे देश को मजबूत बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, जो टियर 2, टियर 3 शहर हैं, मेट्रो शहर्स को छोड़ के जो छोटे शहर हैं, उन सब के इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देना। आप पूर्णतः देखें तो 12,21,000 करोड़ रुपए मात्र आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, ये भारत के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, सामान को आदान प्रदान करने के खर्चे को कम करेगा। इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, हर 1 रुपया जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है, वो 3-3.5 गुना अर्थव्यवस्था को बल देता है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।